जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में चर्चा कर चुके थे। आप सभी लोग उस क्लास को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे। आज हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में समझने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तुर्क आक्रमण में हम लोग का क्या पढ़ना होता है। जैसे तुर्क आक्रमण में दो शासक के पढ़ना होता है। एक देखने के लिए मिलता है गजनवी और दूसरा गौरी। तो पहले हम लोग गजनवी के बारे में चर्चा करेंगे। गजनवी भारत में बोला जाता है। गजनवी जो हुआ करता है, मोहम्मद गजनवी जो हुआ करता है, भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। 17 आक्रमण को हम लोग बारी बारी समझेंगे। क्यों आक्रमण किया? पहला आक्रमण से उसका पहले जीवनी देखेंगे कि उससे पहले वो कहाँ का हुआ करता था। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं तुर्क आक्रमण के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुप्तगिन हुआ करता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि तुर्क का आक्रमण के बारे में। जब तुर्क लोग जो हुआ करते हैं, चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर क्या करते थे? निवास करने वाले डाकू बर्बर जाति के हुआ करते हैं। कहने का मतलब है कि तुर्क जो लोग हुआ करते हैं वो चीन का जो उत्तरी और पश्चिमी जो सीमा हुआ करता है उस क्षेत्र पर लोग हुआ करते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाकू और बर्बर के नाम से जाना करते हैं, जाति हुआ करते हैं। आगे देख रहे हैं कि कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जैसे वहां के जो लोग हुआ करते हैं, जैसे लोग देखने के लिए मिलते हैं, वो कालांतर वाले क्षेत्र में क्या करते हैं कि इस्लाम धर्म को अपना लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया। और उनका उद्देश्य हुआ करता है, धर्म तो अपना लिया, उनका उद्देश्य हुआ करता है कि एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की क्या किया जाए? स्थापना किया जाए। तो मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करने के लिए अब इन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला चीज हम लोग यहाँ बात करें, अल्पतगिन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अल्पतगिन के बारे में बात करेंगे। ये अल्पतगिन जो हुआ करता है, समझेंगे कि अल्पतगिन बुखारा के समानी वंश के जो शासक हुआ करते हैं, इसका नाम हुआ करता है अब्दुल मलिक के समय के बारे में दिखाया गया है कि 955 से लेकर 961 तक क्या करता है? राज्य करता है। तो अब्दुल मलिक एक तुर्क हुआ करता है। उनके घर में क्या करते हैं? दास था। कौन था? अल्पतगिन जो हुआ करता है। अब्दुल मलिक का क्या हुआ करता है? दास हुआ करता है। ठीक है। बाद में उसकी योग्यता और दूरदर्शिता को, मतलब उसका योग्यता देखते हुए ये क्या करता है? जो शासक हुआ करता है अब्दुल मलिक जो हुआ करता है कि खुरासान का क्या बना दिया? अल्पतगिन को राजपाल बना दिया। यानी उसका पास योग्यता अच्छा खासा था, जिसका वजह से राजपाल बना दिया खुरासान का। आगे देखते हैं कि 961 में जब अब्दुल मलिक के देहांत हो जाता है, जब देहांत हो गया अब्दुल मलिक का, तो साम्राज्य को शासक तो वहां पर है नहीं। तो उस साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है? अब संघर्ष जारी होगा। देखिए अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकारी के लिए क्या होगा? संघर्ष जारी होगा। अब्दुल मलिक, यहाँ पर कोष्ठ में लिखा हुआ है कि अब्दुल मलिक के भाई और चाचा लोग दोनों आपस में संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत? और जो अल्पतगिन हुआ करता है, ये अब्दुल मलिक का जो चाचा हुआ करते हैं, उसी का क्या करता है? मदद करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अल्पतगिन ने उसके चाचा की सहायता करती है, परंतु अब्दुल मलिक का जो भाई हुआ करता है, इसका नाम क्या होता है? मंसूर सिंहासन पाने में क्या हो गया? सफल रहा। तो हम बोल सकते हैं कि अब्दुल मलिक के बाद अगला शासक कौन बन गया? अगला शासक बन गया? तो आपको मंसूर बन गया। आगे चलिए देखते हैं।
अल्पतगिन इन परिस्थितियों में अपने लगभग 8, कहने का मतलब कि अल्पतगिन जो हुआ करता है अब्दुल मलिक के चाचा को हेल्प कर रहा, मदद कर रहा था, लेकिन उसका भाई मसूद गद्दी में बैठ गया। अभी क्या करेगा कि परिस्थिति को, माहौल को देखते हुए अभी क्या करता है कि लगभग 800 वफादार इसके पास सेना हुआ करते हैं। और जिस साम्राज्य में दास हुआ करता है, दास तो आमतौर पर था, फिर राजपाल बन गया था। तो वह राजपाल फिर क्या करता है कि अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश में एक गजनी नगर हुआ करता है। क्या हुआ करता है? गजनी नगर। वहीं पर जाके क्या करता है कि बस जाता है। बसने के बाद 932 में एक वंश की स्थापना कर देता है। इसका नाम क्या हुआ करता है? गजनी वंश। यही गजनी वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तुर्क जो आक्रमण करता है तो 2 वंश के बारे में पढ़ना मिलेगा, एक गजनी वंश, एक गौर वंश। गौर वंश से आपको देखने के लिए मिलता है गौरी मिलेगा, और गजनी वंश देखने के लिए मिलेगा महमूद गजनवी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 932 में तो स्थापना कर दिया गजनी वंश के। अब कुछ दिनों के बाद अल्पतगिन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो हुआ करता है इसहाक जो हुआ करता है। अल्पतगिन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक, और उसके बाद बल्तगिन गद्दी में बैठता है। जैसे बोला कि अल्पतगिन गद्दी में बैठा, कुछ दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया तो उसका पुत्र बैठा जिसका नाम क्या होता है? इसहाक। इसके बाद उसका बाद एक और व्यक्ति गद्दी पर बैठता है जिसका नाम क्या है? बल्तगिन। ठीक है, बल्तगिन की मृत्यु। अब बल्तगिन भी की मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद एक पिराई का एक शासक हुआ करता है। पिराई एक व्यक्ति हुआ करता है। वो क्या करता है कि गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और वहां गजनी पर अधिकार कर लिया, वहां पर राज करने लगा। लेकिन बोला जाता है कि जो इसका एक दामाद के रूप में हुआ करता है, इसका एक गुलाम हुआ करता है जिसका नाम हुआ करता है सुप्तगिन। वो क्या करता है कि इसको गद्दी से हटाकर और अगला शासक बन जाता है। अगला शासक अभी समझेंगे, सुप्तगिन के बारे में भी हम समझेंगे, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सुप्तगिन के बारे में हम लोग समझेंगे, अच्छा तरह समझेंगे। इस सुप्तगिन प्रारंभ में अल्पतगिन का गुलाम था। क्या था? गुलाम को मतलब समझते हैं, दास को मतलब समझते हैं। गुलाम था। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे दामाद बना लिया। कहने का मतलब गुलाम था, लेकिन उसका व्यवहार, उसका प्रतिभा, उसको योग्यता देखकर क्या कर दिया? उसको दामाद बना लिया। मतलब अपने बेटे को क्या कर दिया? शादी कर दिया। ठीक है, और शादी करने के बाद और अमीर उल उमरा की उपाधि भी दे दिया। सवाल आता है कि सुप्तगिन का उपाधि अमीर उल उमरा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बोला जाता है अल्पतगिन के द्वारा दिया गया था, अपने दामाद को दिया गया था। ठीक है, सुप्तगिन एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। कहने का मतलब कि उसको तो शादी करा दिया अल्पतगिन। शादी कराने के बाद क्या करे? पहले तो गुलाम था, लेकिन अब दामाद बना दिया। और ये आगे चल के बहुत अच्छा शासक साबित होता है। चलिए, उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, साथ में क्या करता है कि अपने राज को विस्तार करना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। चलिए, जैसे क्या हुआ कि गद्दी पर जब बैठा, जब इसका मृत्यु होता है, अल्पतगिन के बारी से आगे क्या करता है कि गद्दी पर बैठा तो अपने क्षेत्र को विस्तार करना शुरू कर दिया। चलिए, यहाँ पर बोला जाता है कि सुप्तगिन ही एक तुर्क शासक था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। जस्ट हम किस चर्चा किए थे कि सुप्तगिन जो हुआ करता है प्रथम तुर्क हुआ करता है जो भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। प्रथम आक्रमण तो करता है 977 में पंजाब वाला सीमावर्ती क्षेत्र पर करता है। थोड़ा बड़ा धन लूटता है और वापस चला जाता है, ज्यादा कुछ करता नहीं है। और इसी के बारे में बोल रहे हैं कि जिसने सुप्तगिन ही जो हुआ करता है जो दूसरी बार आक्रमण करता है भारत पर, जहाँ के एक शासक हुआ करता है, जिसको कौन सा वंश हुआ करता है? हिंदू शाही शासक हुआ करता है, जिसका नाम देखने के लिए मिलेगा जयपाल। जयपाल पर आक्रमण करेगा, जयपाल पर आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण बोला जाता है
कब किया था? 97-98 में। देखिए इसका बारे में अलग अलग इतिहास का चर्चा मिलता है, अलग अलग बुक में अलग अलग चर्चा मिलता है। कहीं बोलता है कि जयपाल क्या करता है कि इसको परास्त कर देता है, सुत्तगिन को बेइज्जती करके भगा देता है। और कहीं कहीं आपको यह मिलता है कि सुत्तगिन जो क्या करता है कि पहली बार जयपाल को पराजित करता है। चलिए दोनों चीज हम बता दिए। सुप्तगिन के देहांत के बाद उसका जो पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अब क्या करेगा? पिता की जगह लेगा। बोला जाता है कि जब गद्दी पर बैठा था 98 में 27 वर्ष का हुआ करता है। चलिए आगे बताया हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी के पास एक विशाल और सुसंगठित राज्य मिला। कहने का मतलब कि जो उसका पिता था बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार कर दिया था, और पिता के मृत्यु होने के बाद क्या कर दिया कि विशाल साम्राज्य का शासक बनने जा रहा है। देखिए सुसंगठित साम्राज्य था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुप्तगिन एक वीर और गुणवान शासक था। उसने अपने राज्य का शासन 20 वर्ष तक विवेक, सुनीति और उदारता के साथ किया। कहने का मतलब कि जब गद्दी पर बैठा अल्पतगिन के बाद जब गद्दी पर बैठा सुप्तगिन, तो लगभग 20 वर्ष तक अपने साम्राज्य को अच्छा व्यवहार किया। अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार भी किया और अपने ज्ञान और अपने योग्यता के अनुसार क्या कर रहा था? साम्राज्य को चला रहा था। लेकिन इसका मृत्यु हो जाने के बाद 998 में गद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम हुआ करता है महमूद गजनवी। और उसके बारे में बोला जाता है कि लगभग कितना तक बैठा? 98 से लेके 1030 तक। हम 1030 में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान हुआ करता है, जिसका नाम हुआ करता है सुप्तगिन। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सुप्तगिन हुआ करता है जो पहली बार तुर्क व्यक्ति हुआ करता है जो भारत पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। इसके बाद इसका पुत्र हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता है महमूद गजनवी। चलिए इसके बारे में यहाँ हेडिंग दिया हुआ है। महमूद गजनवी जो 98 से क्या करेगा? 30 तक रहेगा, अपने गद्दी पर रहेगा, गद्दी में बैठेगा। देखिए इसका जन्म के बारे में बात करते हैं कि जन्म जो हुआ करता है 1 नवंबर, कहीं कहीं देखेंगे आप 2 नवंबर देगा, 2 नवंबर भी देता है। अब ध्यान से देखेंगे 1 नवंबर। इसका इस डेट के बारे में अब तक कहीं चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो हम दोनों दे सकते हैं, इसके लिए आप कंफ्यूजन ना होंगे। आपको कहीं कहीं 1 नवंबर मिलता है, कहीं कहीं 2 नवंबर मिलता है। 971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गजनी में हुआ था। गजनी अफगानिस्तान का एक क्षेत्र हुआ करता है। गजनी में हुआ करता है। यह अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक हुआ करता है, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र में मिलता है खुरासान, वहां का शासक हुआ करता है। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में क्या करता है कि 998 पे कहा करता है? गद्दी पर बैठता है। जिसका पिता का मृत्यु हो गया तो लगभग 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गया। 27 वर्ष की अवस्था में क्या कर गया? गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि बगदाद का एक खलीफा हुआ करता है, जिसका नाम हुआ करता है अल आदिर विला। बगदाद का खलीफा का मतलब हम पिछले क्लास में बताए थे। खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब हम बताए थे, इस्लाम धर्म का जो संरक्षण हुआ करते हैं, उत्तराधिकारी जो हुआ करते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं? हम लोग खलीफा बोलते हैं। चलिए ये जो अल आदिर विलाह हुआ करता, अल आदिर विलाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता देता है कि चलिए गजनी वंश का शासक बनेगा। मान्यता करते हुए उसे 2 उपाधि दिया जाता है। एक दिया जाता है यामिन उल दौला तथा यामिन उल मिलाह। यामिन उल दौला, यामिन उल मिलाह की उपाधि देता है। कौन देता है? जो बगदाद का जो खलीफा हुआ करता है अल आदिर विलाह। इसके बारे में बीपीएससी में बड़ी सवाल आता है। बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, इसका सवाल बड़ी मिलता है बीपीएससी।
बीपीएससी की जो यामिन उद दौला जो हुआ करता है उपाधि गजनवी का किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, या किस खलीफा के दिया, या बगदाद के कौन सा खलीफा के द्वारा दिया गया था। तो आपको देखने के लिए मिलता है कि अल आदिल विलाह के ही द्वारा यामिन उद दौला, यामिन उद दौला के बारे में ज्यादा सवाल आता है बीपीएससी में, यामिन उद दौला के बारे में सवाल आता है। आगे चलते आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आप तो यहाँ पे देख लिए कि जो गजनवी जो हुआ करता है वो गद्दी पर बैठ गया, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले हम बात किए कि जो इसका जो पिता हुआ करता है सुप्तगिन जो हुआ करता है, इसका पिता जो सुप्तगिन हुआ करता है वो भारत पर आक्रमण किया और अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग इसका वर्णन करता है। बोला कि 977 में पहला आक्रमण करता है, पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण के बारे में बात कर रहे थे कि 98 में आक्रमण करता है, तो वो करता है जो भारत में एक वंश चला करता है। भारत में एक वंश है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू शाही वंश हुआ करता है। हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता है, इसका नाम क्या है, जयपाल हुआ करता है। जयपाल पर आक्रमण करता है, ठीक है। जयपाल पर यहाँ पर अलग अलग चर्चा करता है कि जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल पराजित हो जाता है, कहीं कहीं पर चर्चा करता है। अब कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सुप्तगिन जो हुआ करता है वो बेइज्जती होकर वहां जयपाल के साम्राज्य से वापस आ जाता है और इसी को बदला लेने के लिए गद्दी पर बैठेगा। ये व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा और शपथ खाता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक भारत को हम इज्जत से लूटेंगे। क्या कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक भारत पर हर साल हम आक्रमण करेंगे। तो इसी के बारे में बोला जाता है कि भारत पर कितना बार आक्रमण किया अपन जीवन में, 17 बार आक्रमण किया। और 17वां आक्रमण को हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि गजनवी कौन सा क्षेत्र में आक्रमण करता है, कब करता है, इसके बारे में हम लोग दिखेंगे। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण, आप समझ गए कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण आमतौर पर ये आक्रमण करता है कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, साथ में इसका पिता का जो अपमान किया गया उसका बदला लेने के लिए भी करता है। चलिए पहला आक्रमण के बारे में कि 1000 में पहला, देखिए ध्यान से, 1000 में पहला आक्रमण करता है पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर और फिर वहां से क्या कर गया, वापस लौट जाता है, ज्यादा आगे जाता नहीं है। पंजाब का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हुआ करता है 1000 में आक्रमण करता है। इतिहासकार इसको कौन सा आक्रमण मानते हैं, पहला आक्रमण बोलते हैं। दूसरी आक्रमण के बारे में देखते हैं कि 1001 में दूसरा आक्रमण कर के शाही राजा, वही हिंदू शाही राजा जयपाल को पकड़ लिया और कैद कर लेता है। कहने का मतलब कि 1001 में वही पेशावर वाला क्षेत्र में जो शासक हुआ करता है जिसको नाम हुआ करता है जयपाल को जाकर अचानक पकड़ लिया। अब पकड़ लिया जयपाल को, तो जयपाल क्या बोलता है कि राजा साहब अब हमको छोड़ दीजिए, काहे हमको इसे पकड़ रहे हैं। तो जयपाल कहता है कि हमको छोड़ दीजिए, तो गजनवी बोलता है कि चलिए हम आपको छोड़ देंगे, बहुत दूर से हम आए थे, खास करके आपसे हम मिलने आए थे और बहुत दूर से आए थे, तो हम तो आपको पराजित कर दिए, तो हम आपको किस शर्त पर छोड़े, किस लिए आपको हम छोड़े, बताइए। हम आपको छोड़े तो हमको फायदा क्या, मुनाफा हमको क्या मिलेगा, हमको लाभ क्या मिलेगा। तो एक क्या करता है, जयपाल क्या करता है कि इतना लाख रुपए स्वर्ण मुद्रा देगा गजनवी को, 2.5 लाख, 2.5 लाख देगा। 25 हाथियों का देता है, 25 हाथी भी देता है। बोला जाता है कि पंजाब का कई किला और कई शहर भी क्या करेगा, जयपाल देगा किसको, गजनवी को। तो चलिए दे दिया तो ये क्या करता है, महमूद गजनवी किसको छोड़ता है कि जाओ, मान लीजिए कि जो गलती किया उसको माफ कर दिए। माफ इसलिए किया कि इसके पास क्या क्या मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। बेचारा ये बहुत अपने आप से बेइज्जती महसूस किया। इसका एक पुत्र हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता है आनंदपाल। अब ये तो बेइज्जती महसूस कर ही रहा है,
ये तो बेइज्जती महसूस करिए रहा। इसके बारे में इतिहासकार अलग अलग चर्चा करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं तो सुनाते हैं कहानी। इतिहासकार क्या कहता है, जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहते हैं, साथ में कायर भी कहा करते हैं इसको। क्यों कहा करते हैं कि आप मर जाते हो कबूल था, आप उससे युद्ध लड़ते रहते, पराजित हो जाते, हत्या खुद कर लेते हो कबूल था, लेकिन आप उसको अपने क्षेत्र और अपने इतना धन दौलत दे के आप भारत के शासक को अपमान कर दिए। ये चलते इतिहासकार क्या बोलते हैं कि जयपाल को क्या बोलते हैं कि ईश्वर का शत्रु, साथ में कायर भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, जयपाल क्या करता है कि अपने आनंद पाल पुत्र को अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी घोषित करके और खुद को आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया जयपाल अपने पुत्र को साम्राज्य देकर, अपने पुत्र को साम्राज्य को उत्तराधिकारी बनाकर क्या करता है, आत्महत्या कर लिया। चलिए तीसरा आक्रमण के बारे में देखते हैं। तीसरा आक्रमण देखिए, इसमें हम पहले देख रहे थे कि पहला आक्रमण ही देखे, दूसरा आक्रमण ही देखे, दूसरा आक्रमण के बाद हम लोग तीसरा आक्रमण के बारे में देखते हैं। तीसरा आक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरा आक्रमण 1004 में किया जाता है। तीसरा इतिहास में इसको तीसरी बार बोलते हैं कि गजनवी जो हुआ करता है भारत में कितनी बार आया, तीसरी बार आया। ये ऊंच जो पंजाब वाला क्षेत्र में एक जगह हुआ करता है, यहाँ का राजा बाजरा के खिलाफ, यहाँ का राजा जो हुआ करता है बजरा, कहीं बाजरा दिखता है लेकिन बजरा आप समझेंगे, बजरा के खिलाफ था। और बजरा के खिलाफ जब आक्रमण करता है तो बजरा को पता चलता है कि भारत के क्षेत्र में जो आक्रमण पहले से कर रहा था, पेशावर क्षेत्र में पहले से आक्रमण किया और वहां पर जयपाल को पराजित कर दिया। तो ये डर से क्या कहता है, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा आक्रमण के बारे में। 1005 में देखेंगे चौथा आक्रमण जो मुल्तान पर होता है। कहां पर होता है, मुल्तान पर। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि मुल्तान के बारे में खिलाड़ी क्रिकेटर के बारे में आपको होमवर्क दिए थे पिछले क्लास में कि मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को बोला जाता है। कुछ बच्चे लोग अच्छा कमेंट किए थे, बताए थे कि 2004 में खेला गया, खिलाड़ी के नाम भी बताए थे। चलिए आप जो इसका जवाब नहीं दिए थे इसको अगर पुनः जवाब आप देंगे। अभी हम इसका आंसर बताएंगे नहीं कि कब खेला गया, कौन खेला था। चलिए इतना बता देता है 309 रन का रन मारता है, 309 रन बनाता है रन, जिसके वजह से मुल्तान का सुल्तान उस खिलाड़ी को बोला जाता है। कब खेला था, कौन खेला था, इसके बारे में आप पुनः बताएंगे। चलिए चौथा आक्रमण 1005 में तो करता है, मुल्तान पर करता है। यहाँ का शासक देखने को मिलता है अब्दुल फतेह दाऊद। यहाँ पर समझेंगे अब्दुल फतेह दाऊद क्या करता है कि ना ये हारता है और ना आत्मसमर्पण करने की बात करता है। यह भी हुआ करता है मुस्लिम, क्या हुआ करता है, ये भी इस्लाम धर्म से हुआ करता है और गजनवी भी इस्लाम धर्म से हुआ करता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म दो भागों में, एक शिया देखने के लिए मिलता है, एक सुन्नी मिलते हैं। तो अब्दुल फतेह दाऊद जो हुआ करता है शिया हुआ करता है, शिया संप्रदाय से हुआ करता है। इस शिया संप्रदाय से हुआ करता है। साथ में लेके ईद देखने के लिए मिलता है गजनवी, आपको मिलने के है सुन्नी। अब दोनों में गजनवी जो हुआ करता है बोलता है कि चलो हम लोग दोनों जात भाई हैं, एक धर्म के हैं, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ जो शिया है ना, शिया से क्या बन जाओ, सुन्नी बन जाओ। क्योंकि गजनवी जो क्या हुआ करता है, सुन्नी का मानता था। तो यह चाहता था कि क्या कर जाए, सुन्नी अपना ले, लेकिन कहता है कि जो कुछ भी करना है कर लीजिए राय साहब, गजनवी साहब आप कुछ भी करना है तो कर लीजिए, लेकिन हम शिया है और रहेंगे, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। आप गजनवी क्या करेंगे, उसको उठा कर बाहर बिक देगा सम्राट से बिक देगा और एक व्यक्ति को वहां का राजा बना देगा जिसका नाम हुआ करता है सुखपाल। वही सुखपाल जो आनंदपाल का पोता, आनंदपाल का पुत्र हुआ करता है। क्या हुआ करता है, पुत्र। तो किसका पोता हो गया, बता दीजिए,
ये आनंद पाल का पुत्र हुआ करता है सुखपाल। तो पुत्र किसका हो गया, आप बताइए, पुत्र किसका हो गया, बताइए पुत्र किसका हो गया, पुत्र बोल रहे हैं। ये आनंद पाल का पुत्र हुआ करता है तो किसका पोता हो गया, अरे बताइए ना भैया कि पोता हो गया जयपाल का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पांचवा आक्रमण के बारे में देखते हैं कि 1006 में पांचवा आक्रमण करता है। हम 17वां आक्रमण के बारे में बात करेंगे। इसका इतिहास में फेमस हुआ करता है 16वां आक्रमण। 1025 में हम कहानी सुनाएंगे कहानी 1025 का 16वां आक्रमण के बारे में सोमनाथ मंदिर पर। चलिए छठा 1006 में पांचवा आक्रमण करता है सुखपाल के खिलाफ। अरे भैया अभी जस्ट बैठाया था गद्दी पर, क्यों कर दिया, देखिए क्या कारण हुआ करता है, समझेंगे। अभी तो गद्दी पर बैठाया, अभी गद्दी पर बैठाया इसको हटाकर, फतेह राव के गद्दी पर हटा कर बैठाया, क्यों उसको इसका खिलाफ किया और साथ में इसको हत्या भी कर दिया। जैसे गजनवी के लगता है ना, गजनवी के लगता है कि ये जो व्यक्ति हुआ करता है ये कहीं ना कहीं उसी का खून है। किसका, जो हमारे पिता को क्या किया था, बेइज्जती किया था, अपमान किया था। दूसरी बात, दूसरी इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये जो हुआ करता है गद्दी पे बैठा ना तो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, गजनवी के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि यही व्यक्ति हुआ करता है, गजनवी जो हुआ करता है इसका जो दादाजी हुआ करते हैं जिसका जयपाल नाम हुआ करता है, गजनवी की वजह से ही आत्महत्या कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं अपने समाज में षड्यंत्र रचना शुरू कर लेता है। और जब गजनवी को इस बात को पता चलता है कि जिसको हम बैठाए गद्दी पर वो तो नमखरामी करना शुरू कर दिया। नमखरामी करेगा नहीं, इसका खून के तुम इसका दादाजी को हत्या कर दिया, साथ में पैसा भी लिया, धन भी लिया, दौलत भी लिया उसको, और धन दौलत देने की वजह से क्या कर दिया, हत्या हो गया। यानी कि आप आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या होने के कारण वही हुआ करता है गजनवी, न गजनवी आक्रमण करता, न धन लूटता, न आत्महत्या करता। तो ये तो जाहिर से कि क्या किया, ये जाहिर से कि ये तो जाहिर से कि क्या करेगा, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। तो 1006 में षड्यंत्र रचने की वजह से सुखपाल के खिलाफ आक्रमण करता है और क्या कर दिया, पकड़ कर हत्या कर दिया। कहीं कहीं इसका नाम के बारे में आता है कि उपनाम इसका क्या हुआ करता है, तो नौसा शाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नौसा शाह। देखिए जो लुसेंट आप लोग बुक देखते हैं, लुसेंट हम भी देखते हैं, लुसेंट बुक में इतना गहराई में आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आप अच्छा से कॉपी पर नोट बनाएंगे। ऐसे हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे। हम 17वां आक्रमण के बारी बारी से लिखवाएंगे, समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, छठा आक्रमण के बारे में देखते हैं। छठा आक्रमण 1008 में छठा आक्रमण करता है पंजाब पर करता है और आनंद पाल के पास करता है। आनंद पाल, यही आनंद पाल जो इसका पिता हुआ करते हैं और जयपाल का एक पुत्र हुआ करता है, जयपाल का पुत्र हुआ करता है। अब यहाँ पर तो आक्रमण किया, आक्रमण करने के कारण क्या हुआ करता है, गजनवी का एक चीज और दिमाग में हुआ करता है कि हमारा पिता के जो अपमान किया था उसका वंशज को, पूरा वंश को खत्म कर देंगे। तो जैसे इसको खत्म कर दिया, अब इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे इसका जो हत्या कर दिएगा तो भाई पिता तो बैठेगा भी नहीं, ये भी क्या करेगा, उस पर आक्रमण करने की बात करेगा। और दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गया। पंजाब वाला क्षेत्र में क्या हो गया, भिड़ंत हो गया। जब भिड़ंत हो गया तो गजनवी को लगता है कि हाँ हम महान शासक, मतलब मजबूत शासक से हम क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई पराजित नहीं होता। जब पराजित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, संधि हो गया। संधि में आपको देखने के लिए मिलता है कि इधर होता है गजनवी, इधर आनंद पाल। संधि में परिणाम क्या निकलता है, जब संधि होगा तो कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा। तो आनंद पाल क्या कहते हैं कि राजा साहब झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस क्षेत्र में राज कर रहे हैं आप उस क्षेत्र में राज कीजिए, हम जिस क्षेत्र में राज करते हैं हम इस क्षेत्र में क्या करेंगे, राज करेंगे। ना आप इधर से आप इधर जाएंगे और ना इधर से इधर आएंगे। आप अपने साम्राज्य में राज कीजिए और हम अपने साम्राज्य में। कहने का मतलब कि हम भारत के तरफ आ जाएंगे। जैसे पेशावर आपको देखने के लिए मिलता है पाकिस्तान का क्षेत्र,
वर्तमान में, लेकिन पहले तो पूरा भारत हुआ करता था। ये बोलते हैं अरविंदपाल कि आप अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में रहिए और हम रहेंगे इधर पाकिस्तान में, भारत वाला ही क्षेत्र में रहेंगे। यही परिणाम यहाँ से मिलता है। चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग बारी बारी से 17वें आक्रमण के बारे में समझेंगे, इसको आराम से आप लोग ध्यान से समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अरब आक्रमण के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में चर्चा कर लिए। हम लोग यहाँ तो चर्चा कर लिए छठा आक्रमण, हम लोग पूरा 17 आक्रमण के बारे में बात करेंगे। लास्ट में 1030 में से क्या होगा, मृत्यु होगा। हम सब बारी बारी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ तबीयत ठीक नहीं है, आज सिर्फ हम लोग छठे आक्रमण तक ही रहेंगे। चलिए, आप बताएंगे, इसमें दो चारों क्वेश्चन भी आपको दिए हैं कि आप बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।